नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दर्दनाक सड़क हादसे की। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। बनकटवा स्कूल के पास ये घटना है। मृतकों में एक नौतन और दूसरा हरि सिद्धि के रहने वाले थे। दोनों की शिनाख्त आधार कार्ड से हुई है, जबकि तीसरे की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि लौरिया की तरफ से कार बेतिया की ओर आ रही थी और बनकटवा स्कूल के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर के बाद ग्रामीणों ने शव को गाड़ी के अंदर से बाहर निकाला। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो देखिए, बेतिया से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 मृतकों की शिनाख्त होगी, जबकि एक की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। तो बनकटवा स्कूल के पास ये भीषण हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार एक कार जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रफुल्ल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ अपडेट है? गलती किसकी बताई जा रही है? खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी है कार ने, क्या तेज रफ्तार में चल रही थी कार? जी बिल्कुल, गाड़ी जो थी वो काफी तेज रफ्तार में थी और तेज रफ्तार होने के कारण गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और रोड किनारे ट्रैक्टर की ट्रॉली खड़ी जाकर टकरा गई। गनीमत ये रहा कि ट्रैक्टर जो था वो एक घर के बाहर खड़ा था, इसलिए वहां पे टक्कर के बाद गाड़ी उसमें अंदर घुस गई। अगर ट्रैक्टर नहीं रहता तो वो गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि घर में घुस जाती और एक और बड़ा हादसा हो सकता था। प्रफुल्ल, क्या कार में और भी लोग सवार थे या फिर 3 ही लोग थे जिनकी मौत हो चुकी है? जी, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और काफी घंटों मशक्कत के बाद उसमें से थे, मतलब कुल 3 लोग ही थे जिनको निकाला गया है। 2 की पहचान उसमें हो गई है और 1 की पहचान अभी नहीं हुई है। पुलिस ने दोनों के आधार कार्ड पर उनकी पहचान की है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये लोग कौन है और कहां से ये लोग आ रहे थे और किस परिस्थिति में ये दुर्घटना हुई है। पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई है। देखिए, बेतिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बनकटवा स्कूल के पास एक खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से तेज रफ्तार सारी कार टकरा गई। 3 लोगों की मौत हो गई है, इनमें से 2 की शिनाख्त हो गई, जबकि 1 की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल। इधर दरभंगा में अपराधी की जबरदस्त पिटाई का वीडियो सामने आया है। लोगों की पिटाई से अपराधी की हालत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। दरभंगा शहर के बीचोबीच नगर थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर भीड़ का कहर अपराधी पर टूटा। बताया जा रहा है कि अपराधी अपने साथी के साथ पूर्व आरजेडी विधायक अमरनाथ गामी के भतीजे से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहा था। इसी दौरान शोर मचाने के बाद आसपास के लोग वहां जमा हो गए, अपराधियों का पीछा शुरू कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने गोली भी चलाई, जिसमें एक युवक को गोली लगी, उसकी मौत भी हो गई। भाग रहे अपराधियों में से लोगों ने एक को खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। और विपिन दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भीड़ अक्सर कानून को अपने हाथ में लेती है। भीड़ की नाराजगी यहां भी दिख रही है। क्या पहचान हो पाई, कौन है ये अपराधी? जी, अभी जो अपराधी की जो सूत्रों के हवाले से और जो अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है कि अपराधी की मौत हो गई, हमने अपने सूत्रों के हवाले से पुष्टि की है। अभी तक अपराधी की पहचान नहीं हुई है, क्योंकि देर रात जो है अपराधी की मौत हुई है और एक साथी जो उसका फरार हुआ है उसकी भी जो निशानदेही पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है कि अपराधी कौन थे। लेकिन जो इससे पहले भी 1 सप्ताह के भीतर ये दूसरा मामला है जब पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस द्वारा जो है लोगों को जो पिटाई किया गया है, ये दूसरा मामला है यहाँ पे। और कल रात जिस तरह से जमकर पिटाई हुई, आखिरकार उस अपराधी की मौत हो गई है। विपिन, थाने से मैं 300 मीटर की दूरी बताई जा रही, जहां पर मारा गया, अपराधी को पीटा गया। क्या पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की या फिर पुलिस पहुंची ही नहीं? पुलिस जब तक पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुका था। लोगों ने इसकी जमकर पिटाई कर दी थी। ये अधमरा सा वहां पर पड़ा हुआ था जब पुलिस पहुंची, जिसके बाद जो है उसको रिक्शे पे लाद के पुलिस किसी तरह। हैरानी भी होती है कि 300 मीटर की दूरी पर भी पुलिस देरी से पहुंचती है, लेकिन लोगों की पिटाई के बाद अपराधी की मौत हो गई है और अब पुलिस और छानबीन कर रही है मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोजपुर में बालू माफिया ने जमकर उत्पात मचाया। बालू का अवैध कारोबार करने वाले 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हुई।
बड़हरा के फुहा बालूघाट के पास फायरिंग हुई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी। सभी को इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में भर्ती करा गया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में ट्रैक्टर पर बालू लाद कर फुहा के सोन नदी घाट से वापस गांव की ओर लौट रहे थे, तभी हथियारों से लैस बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। 2 गो लगल बा, एक आदमी के 1 गो लगल बा, एक आदमी के 2 गो लगल। अच्छा, कहाँ के घटना है? फूहा कौन थाना पड़ेला? बड़हरा। अच्छा, ये लोग के हलो? हैं? जेकर गोली लगल वो लोग के हलो? हमार भाई हो। 3 आदमी? ना, बड़का भी है और बड़का। और हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। हिमांशु, क्या वजह बताई जा रही है गोलीबारी की? आखिर क्यों गोलीबारी की गई है? मैं बता दूं कि जो स्पॉट है जहाँ ये घटना घटी है, वहाँ अक्सर बालू को लेकर अवैध बालू के अवैध खनन को लेकर गोलियां चलती रहती है। कई हत्याएं भी हो गई हैं। लगातार कई ऐसी घटनाएं भी हाल फिलहाल में भी सामने आई है। इसी बात कल 2 जो गुट है बालू के अवैध खनन को लेकर कल भिड़ गए और उन्होंने एक ट्रैक्टर से आ रहे 3 मजदूरों को जो बालू लाद कर लौट रहे थे, उन पर हमला किया, उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की, जिसकी वजह से 3 जो मजदूर हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कुल मिलाकर बालू के अवैध खनन को लेकर हिमांशु, किसी का नाम सामने आ पाया? आप गुट की बात कर रहे हैं, किसी का नाम सामने आ पाया? क्योंकि बताया होगा लोगों ने कौन गोली चलाने वाले थे, किन्होंने उन पर हमला बोला है? बड़हरा इलाके के कुछ ऐसे माफिया है, कोई पांडे ग्रुप है और कोई बली सिंह नाम का ग्रुप है, जिनका नाम सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस इसे कभी स्वरों में बता रही है, इसके बारे में कुछ अभी खुलकर बताने को तैयार नहीं है कि ये गुट वही गुट है जो अक्सर आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन इस बार भी उन ग्रुप का ही नाम सामने आ रहा है जो कि बालू के अवैध खनन को लेकर ऐसी घटना को अंजाम दिए। देखिए, भोजपुर से खबर आई जहां फुहा बालूघाट पर गोलीबारी हुई है, 3 लोगों को गोली लगी है और पूरा मामला जो है बालू के अवैध खनन से जुड़ा है। बालू माफियाओं ने फायरिंग की है और 3 लोगों को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। खगड़िया में बड़े हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। नाला बनाने के दौरान स्कूल की दीवार गिर गई, जिसके वहां काम कर रहे वहां पर मजदूर जो हैं वो दब गए। हादसे पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने संवेदना जताई है और साथ ही मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। एक दीवार गिरी और कई लोगों की जिंदगी मौत में बदल गई। पीछे छूट गया चीख पुकार और चित्कार। दर्दनाक हादसा खगड़िया में हुआ। महेशखूंट थाना क्षेत्र के चौधा बन्नी गांव में स्कूल की दीवार गिरने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई। ये चंडी टोला है, दीवार गिरा, उसमें आदमी मर गया दब के। 6 गो डेड बॉडी निकल चुका है, 3 गो 4 गो और निकलेगा। घटना तब घटी जब मध्य विद्यालय चंडी टोला की पश्चिमी दीवार के पास पंचायत फंड से नाले का निर्माण कराया जा रहा था। तभी स्कूल की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और दीवार के नीचे दबने से मौके पर ही कई मजदूरों की मौत हो गई। काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जैसे जैसे लोगों को ये जानकारी मिल रही है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर महेशखूंट थाना का ये चंडी टोल है, जहाँ पर ये जो दीवार जो गिरा है उसके कारण अफरा तफरी मची हुई है। घटना की सूचना तुरंत पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंच गया और राहत बचाव कार्य में जुट गया। जो दीवार से सटा के इतना गड्ढा बना दिया गया, हो सकता है ये कारण हो या क्या कारण होगा, ये तो अब बाद में अब हम देखेंगे। अभी तो फिलहाल हमको रेस्क्यू कर लेने दीजिए, उसके बाद इसका हम बजाबते देखेंगे कि क्या करना है। खगड़िया की घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुख जताया और हादसे में हताहत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मौत की दीवार ने कई लोगों की जिंदगी ले ली, कई घर सूने कर दिए, उसका निर्माण पिछले ही साल हुआ था। स्थानीय विधायक पन्ना लाल पटेल के विधायक निधि से मिले 15 लाख रुपए से स्कूल की 4 दीवारी बनी थी, जो 1 साल में ही गिर गई। अब सवाल है कि क्या दीवार के निर्माण में हुई थी धांधली? अगर नहीं तो 1 साल के अंदर क्यों गिर गई दीवार? सवाल ये भी है कि नाला निर्माण के सुरक्षा का ख्याल क्यों नहीं रखा गया?
आखिर किसकी गलती से हुआ इतना बड़ा हादसा और जो हादसे के लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो पीरपैंती रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक युवक मालगाड़ी के नीचे लेटा दिख रहा है और उसके ऊपर से तेजी से ट्रेन गुजर जा रही है। हालांकि वीडियो कहां का है न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हैरान करने वाली तस्वीरें जो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि भागलपुर के पीरपैंती स्टेशन का है। ट्रेन के नीचे युवक लेटा रहा और मालगाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। हल्दिया से पारादीप होते हुए दुर्गापुर के लिए बिछाए जा रहे गैस पाइपलाइन के काम को लखीसराय में किसानों ने रोक दिया है। सूर्यगढ़ा के मानू गांव के सैकड़ों किसान बिना पूर्व नोटिस के ही गेहूं और सरसों की फसलों को रातों रात रौंद दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि शपथ पत्र में गोलमोल करार और मुआवजे की बेहद कम राशि की बात की गई है। किसान इस बात से नाराज हैं कि आईओसीएल की टीम ने 6 मार्च की रात गेहूं और सरसों की खड़ी फसल पर जेसीबी चला दी, जिससे वो नाराज हैं। किसानों ने आईओसीएल की टीम को खदेड़ दिया और काम यहां बंद करा दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे इसी गांव के तरफ से हल्दिया से बरौनी तक जाने वाली पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो कि आज यहां के मानो गांव के किसानों ने अपने मुआवजे की मांग को लेकर आज से कार्य को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई किसान मौजूद हैं और इनसे हम बात भी करना चाहेंगे कि आखिर क्या है इनकी मांग, क्या मांग है? मुख्य मांग यही है सर कि जो पाइपलाइन बिछा रहे हैं उसके बताते कुछ नहीं है स्पष्ट, क्या पैसा मिलेगा, कितना कंपनसेशन मिलेगा, किस लिए ले रहे हैं, यही स्पष्ट कुछ नहीं हो रहा है। सब भेग है, कुछ नहीं। काम अपना करके निकल जाना चाह रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं बार बार क्या दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, क्या कीजिएगा, कुछ नहीं पता। किस काम के लिए कोई अधिकारी आए हैं कि नहीं? आए 1-2, वो भी कहीं थे, हम बात करके आते हैं अपने अफसर से। हम अभी भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। जो निर्धारित मूल्य है उसके मूल्य से 4 गुना पैसा मिलेगा, लेकिन हमको तो न पता है और कहते हैं 40% ही हम देंगे। इसमें जो हमारा मूल्य है चंदनपुरा का उसका 40% देंगे। कितने किसानों का जमीन? अरे 1-2 का, 100 किसान का है। 100 किसान का यहाँ तो है ये, फिर आगे चल के भी हमारा जमीन बहुत ढेर सा पड़ रहा है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। दिल्ली हाट में इन दिनों मधुबनी पेंटिंग्स का स्टॉल लगा हुआ और इसमें रामायण की थीम पर बनी पेंटिंग्स के साथ ही पीएम मोदी की तस्वीर में लॉकडाउन की पूरी कहानी हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन दिल्ली हाट में लगी मधुबनी पेंटिंग्स की इस स्टॉल की एक एक तस्वीर में बड़ी ही खूबसूरती से कई कहानियां कह दी गई हैं। कलाकार ममता देवी ने पेंटिंग के जरिए गागर में सागर भरने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। कलाकार ने इस तस्वीर में लॉकडाउन की पूरी कहानी बयां कर दी। कोरोना से जंग में दिया जलने से लेकर थाली पीटने और मास्क सैनिटाइजर से लेकर जरूरतमंदों को भोजन कराने तक की पूरी कहानी और इसका चित्रण बड़े ही करीने से किया गया है। जैसे दिया जलाए, जैसे ये सैनिटाइजर, ये खाना खिलाने का, गरीब मतलब ये जितने लेबर लोग को बहुत तकलीफ हुआ था, तो ये सारे थीम इसमें हम बनाए हुए हैं। 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ममता देवी राम लक्ष्मण के बाल्यकाल से लेकर ताड़का वध और श्री राम विवाह से लेकर अयोध्या में शुरू हुए राम जानकी निर्माण की पूरी कहानी को ब्रश और पेंट की मदद से जीवंत करने में लगी हैं। क्योंकि राम का चारों भाई का बालापन का थीम बना रही हूँ और उसके बाद ये ताड़का वध का बना रही हूँ, तो अहिल्या तारने का। और पहली बार राम और सीता जब बाग में मिले थे, हमारे मिथिला आए थे, वो बना रही हूँ। और उसके बाद धनुष तोड़े, सीता स्वयं, राम मंदिर तक इसमें बनाऊंगी सर। अपने पति के साथ मधुबनी पेंटिंग्स की परंपरा को आगे बढ़ा रही ममता देवी ने शिव पार्वती, राधा कृष्ण से लेकर सूर्योपासना का महापर्व छठ का भी शानदार चित्रण किया है। कोरोना काल में लॉकडाउन में जब कारोबार पर ब्रेक लग गई तो मधुबनी पेंटिंग वाला इनके मास्क ने खूब धमाल मचाया
और बड़ी संख्या में दूसरी महिलाओं को रोजगार मिला। अब किसी का आदमी शराबी है, वो नहीं पैसे घर में देता है तो हमारे साथ जुड़ के वो काम कर रही है, कमा खा रही है। अब उनको इस समय में कोई चारा नहीं दिखा तो हम लोग ये मास्क का धंधा किया। मास्क से हमने बहुत अच्छा उन लोग को फायदा दिया। राम सीता के विवाह की थीम पर जन्मा मधुबनी पेंटिंग्स आज काफी व्यापक हो चुका है। ऐसे में बदलते समय और बाजारवाद के हिसाब से कलाकारों ने गोदना टैटू को भी मधुबनी पेंटिंग्स में उतारा है। साथ ही ड्राइंग रूम को सजाने के सामानों पर भी मधुबनी पेंटिंग्स अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग उस टैटू को जो है गोदना को पेंटिंग के ऊपर लेके आए हैं हम। और ये सारा ऑर्गेनिक कलर से बनता है। ये पेंटिंग जो है, पेंटिंग पेपर स्टार्ट करने से पहले काऊ डंग के ऊपर जो होता है पेपर पहले हम लोग लेप करते हैं, उसके बाद बनता है। मधुबनी की रहने वाली ममता देवी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने गांव में भी 20 से 25 लोगों की टीम बना रखी है, जबकि दिल्ली में 110 लोगों को अपने साथ लेकर चल रही हैं, जिनसे इनका कारोबार और उन सबका परिवार चल रहा है। अमितेश, न्यूज़ 18, दिल्ली। मुंगेर में किसानों ने गंगा पुल के अप्रोच पथ निर्माण को एक बार फिर बंद करा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। टोपोलैंड के रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर 4 मार्च को भी अप्रोच पथ का काम बंद करा दिया था, जिसके बाद एडीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि 8 मार्च को डीएम खुद यहां आकर किसानों से बातचीत करेंगे। लेकिन तब तय कार्यक्रम के मुताबिक डीएम किसानों से मिलने नहीं पहुंची तो किसानों ने बवाल कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीओ और जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने किसानों को शांत कराया और डीएम के अस्वस्थ होने की जानकारी दी। मंगलवार को किसानों के साथ खुले तौर पर वार्ता का भरोसा भी दिया गया, लेकिन किसान नहीं माने और धरने पर बैठ गए। अब यहाँ पे कार्यस्थल पे आए और हम लोगों का बात धैर्य पूर्वक सुन के हम लोगों को जो है जो भी परेशानी हो उचित मुआवजा देकर इसका निदान निकाला है। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। बांका के बौसी में रविवार को ग्रामीणों के बंधक बनाए जाने की घटना पर सफाई देने आए गोपाल मंडल ने कहा कि उनसे ज्यादा लाठीबाज कोई नहीं है और एक बार वो लाठी उठा लेंगे तो फिर उनके सामने वो लोग नहीं टिकने वाले थे। गोपाल मंडल ने कहा कि उनके पास रिवॉल्वर है और जरूरत पड़ी तो वो ठोक देते। बौसी में रविवार को जमीन पर कब्जा करने का गोपाल मंडल को ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे तक बंधक बनाए रखा था। जब हम आए थे ना बंधक का एक जो और गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक बन गया तो उसी टाइम मर गया। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार होता। हमसे ज्यादा लाठीबाज नहीं था, बनिया बैताल साहब हमरे सामने में टिकेगा। एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना फिर कितने आदमी को हम झाड़ देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं, अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। विधान परिषद में उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में अब उद्योगों का जाल बिछेगा और बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे। इस पर आरजेडी नेता सुनील सिंह ने कहा कि बिहार में बिजली की जो दर है उस पर कोई भी कारोबारी बिहार में उद्योग नहीं लगाएगा। रुपया खर्च होता है तेल खरीदने में, बायोडीजल जो इसको इथेनॉल कहते हैं, वो बिहार उसमें नंबर 1 बनेगा और उद्योग भी तेजी से लगेगा। नौजवानों की उम्मीद पूरी होगी। जिस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमें ये जिम्मा दिया है और बिहार के लोगों की जो उम्मीद है उस पर खड़े उतरेंगे। उससे बिहार से क्या मोह है किसी व्यापारी को? व्यापारी को तो भाई जहाँ 2 पैसा पैदा होगा वही ना वो व्यापार करेगा। आपका बिजली का यूनिट है मोटा मोटी 9 रुपया इंडस्ट्री को, एसटी कंज्यूमर को, और अदर स्टेट में है 4 रुपया, तो 5 रुपया पर यूनिट जहाँ पर अंतर है, काहे कोई लगाएगा यार। अररिया में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने यह बात कही। मंत्री ने यह भी बताया कि नीलगाय और बंदरों की समस्या का स्थायी समाधान होगा। बंदरों के लिए अररिया के रानीगंज में बंदर बागीचा बनाया जाएगा, जबकि नीलगायों को नसबंदी के बाद जंगल में शिफ्ट किया जाएगा। चिड़ियाघर का प्रपोजल आया हुआ हम लोग बनाए हैं और राज्य का दूसरा सब बड़ा चिड़ियाघर होगा जो रानीगंज में खुलेगा और नीलगाय पर हम लोग अस्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही हम लोग उस समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। नीलगाय एक बड़ा समस्या हो गया पूरे राज्य भर में, किसान परेशान रहते हैं उससे और बंदर का भी उत्पाद काफ़ी बढ़ा हुआ है।
तो बंदर और नीलगाय के लिए अस्थायी समाधान हम लोग ढूंढ रहे हैं और उसका निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जल्द ही जेडीयू में विलय हो जाएगा। इस बात के संकेत जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिए हैं। दोनों नेता एक साथ कोरोना का टीका लेने आईजीआईएमएस पहुंचे थे। ये मुलाकात सिर्फ संयोग नहीं, संकेत है आरएलएसपी के जेडीयू में विलय का। बस तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वैसे सूत्र बताते हैं कि 14 मार्च को आरएलएसपी का जेडीयू में विलय हो जाएगा। अभी से दूर मत करिए, अभी से मान लीजिए तो डेट उठ तो बाद में का सवाल है। नजदीक में रहे हैं, नजदीक में हैं, नजदीक में रहें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने एक साथ आईजीएमआईएस में कोरोना से बचाव का टीका लिया। इस दौरान दोनों ने साफ संकेत दे दिया कि विलय तय है और जल्द ही सब एक साथ होंगे। ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द नीतीश कुमार के साथ दिखेंगे, तो समय क्या हो सकता है? इस महीने में हम समय माने? देखिए, फिर अब नीतीश जी के लिए भी वही लागू होता है। नीतीश जी के साथ हम लंबे कालों तक साथ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से संबंध मेरे तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसमें कहीं कुछ इफ बट नहीं है। अभी से दूर मत करिए, अभी से मान लीजिए तो डेट उठ तो बाद में का सवाल है। नजदीक में रहे हैं, नजदीक में हैं, नजदीक में रहें। जेडीयू में आरएलएसपी का विलय हो जाता है तो ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ रहे हैं। किसी जमाने में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के सबसे करीबी सहयोगियों में से रहे हैं। नीतीश की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा 2004 में नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन 2005 में कुशवाहा ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 2005 में एनसीपी के साथ चले गए। एनसीपी से मोहभंग हुआ तो फिर जेडीयू में शामिल हो गए। 2010 में नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया, लेकिन फिर से अनबन हो गई और कुशवाहा ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर जेडीयू छोड़ दी और 3 मार्च 2013 को आरएलएसपी का गठन कर लिया। फिर 2014 में आरएलएसपी एनडीए में शामिल हुई, लेकिन जब नीतीश एनडीए में आए तो कुशवाहा अलग हो गए। अब एक बार फिर दोनों के एक साथ आने की बात हो रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं का कहना है कि इससे एनडीए मजबूत होगा, तो आरजेडी का दावा है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथ आते हैं या जनता दल यूनाइटेड में विलय करके आते हैं, तो निस्संदेह इसका फायदा एनडीए घटक दल में शामिल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। 3 नंबर की पार्टी है जेडीयू, अब आरएलएसपी को साधने की कोशिश कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का विलय जेडीयू में कराने का प्रयास चल रहा है। इससे भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की बिहार में कोयरी वोट बैंक पर वैसी ही पकड़ है जैसे कि लालू प्रसाद यादव की यादव वोट बैंक और नीतीश कुमार की कुर्मी वोट बैंक पर है। बिहार में तकरीबन 8% कोयरी मतदाता हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी बीजेपी को कुशवाहा की यही ताकत रास आई थी और एनडीए में उनका महत्व बढ़ गया था। अब जबकि जेडीयू एक बार फिर लव कुश समीकरण को और ज्यादा साधने में जुट गई है, वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू में आना नीतीश कुमार के लिए तो फायदेमंद होगा ही, बिहार की राजनीति में हाशिए पर चल रहे उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी किसी जीवनदान से कम नहीं होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।